प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप। 10वीं सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड से मानव अधिवास अध्याय 6 लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर याद देखेंगे मानव अधिवास। मानव अधिवास का अर्थ, किसे मानव अधिवास कहेंगे। मानव का अर्थ होता है मनुष्य, आदमी, ह्यूमन, आप और हम मानव ही हैं। तो अधिवास, अधिवास होता क्या चीज़ है। क्या आवास और अधिवास एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आवास का अर्थ होता है मकान या घर, और अधिवास का अर्थ होता है मकान या घरों का समूह। अब देखते हैं अधिवास। अधिवास निर्माण की पहली कड़ी मकान है, यानी बिना एक मकान के एक अधिवास नहीं बन सकता। एक कड़ी है, इकाई है। अब हम देखते हैं कि अधिवास और आवास में दोनों में फ़र्क स्पष्ट हो गया है। आवास का अर्थ होता है घर या निवास, अधिवास का अर्थ होता है बस्ती या निवासों या घरों से बनी हुई संरचना को हम अधिवास कहेंगे। अब देखते हैं जिसके कार्य संख्या के आधार पर मानव अधिवास गांव, पूर्वा, नगर, कस्बा और महानगरों का रूप ग्रहण करता है। अब सामान्य अर्थों में हम लेते हैं तो गांव भी एक अधिवास है, पूर्वा भी एक मानव अधिवास है, नगर कस्बा भी एक मानव अधिवास है, महानगर भी एक मानव अधिवास है। तो स्पष्ट हो गया इसका अर्थ। मानव अधिवास का अर्थ क्या होगा? मकानों या आवासों का ऐसा समूह जिसको कार्य और संख्या के आधार पर, वहाँ होने वाले कार्य के आधार पर, उन मकानों की संख्या के आधार पर हम उसको गांव, पूर्वा, नगर, महानगर और कस्बा आदि रूपों में वर्गीकृत करते हैं, उसे मानव अधिवास कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, चर्चा करें। आवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? आपको अपने मित्रों से, कक्षा शिक्षक से, घर के बड़ों से चर्चा करना है कि आवास या घर हमारी किन किन ज़रूरतों की पूर्ति करता है, या अगर आवास नहीं होंगे तो हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है। अब देखते हैं मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। हम यहाँ पर अधिवास पढ़ेंगे तो अधिवास की एक इकाई, जैसे कि आपको बताया गया, अधिवास की एक इकाई मकान है। पहली कड़ी मकान है। अब देखते हैं मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान पर कोई मकान बन रहा है, कोई अधिवास बन रहा है, कोई बस्ती बनेगी या बनी हुई है, तो क्या वह बस्ती, वह मकान का स्वरूप अन्य स्थानों पर, अन्य राज्यों पर, अन्य जिलों पर, अन्य गांवों पर, देश के अन्य हिस्सों पर या विदेशों में बनने वाले मकानों के ही समान है, या उसमें कुछ भिन्नता है? भिन्नता है। सभी स्थानों पर मकान एक समान नहीं होते, सभी स्थानों पर अधिवास या बस्तियां एक समान नहीं होती। तो ऐसे क्या कारण है जो मकान के निर्माण को प्रभावित करते हैं, या ऐसे क्या क्या कारण है जिसके कारण मकान का स्वरूप उस तरह से बनाया जाता है? इसके बहुत सारे कारक हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। इसके बहुत सारे कारक हैं। पहले कारक है प्राकृतिक कारक कह सकते हैं जिसको है जलवायु। जलवायु में है तापमान, वायु की गति एवं दिशा, आर्द्रता। दूसरा है संसाधन। संसाधन के बाद है धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच का अर्थ होता है किसी स्थान की धरती की बनावट, क्या वह पहाड़ी है, पठारी है, वनी भूमि है या कुछ और। सुरक्षा, गोपनीयता, और है सजावट, सामाजिक मान्यता। इसको हम बारी बारी से पॉइंट आउट करेंगे, पढ़ेंगे, विस्तार थोड़ा सा इसमें करेंगे। अब देखते हैं मकान के निर्माण को, अधिवास के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले कारक में हम जलवायु को लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे मकानों के निर्माण एवं प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ लोग मचानों पर बने झोपड़ों में रहते हैं। क्या आप मचान जानते हैं? देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, ये मचान है। अमेजन बेसिन के मकान नीचे लिखा हुआ है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब धरती का वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा पर पड़ता है। ऐसे स्थानों पर दिन भर अत्यधिक तेज गर्मी पड़ती है, रात भर वर्षा होती है, जिसके कारण धरती हमेशा नम और दलदल बनी रहती है। अब वहाँ पर रहने वाले लोग गीली या दलदली ज़मीन पर तो नहीं रह सकते, इसलिए ज़मीन से ऊपर रहना है तो या तो पेड़ों के ऊपर आवास बनाएंगे, मचान बनाएंगे, या ज़मीन के ऊपर
लकड़ियों को गड़ाकर उसके ऊपर मकान बनाते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम मचान कहेंगे। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तंबुओं तथा टुंड्रा जैसे शीत प्रदेशों में बर्फ़ के बने मकान रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बड़े बड़े घास के मैदानों में काउबॉयज़ जो रहते हैं, जो चरवाहे रहते हैं, इस तरह के अस्थाई घास के मकान तंबुओं का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पर स्थायी तंबू भी रहते हैं। टुंड्रा प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है, वर्ष का अधिकांश समय अत्यधिक बर्फीला या ठंडी पड़ने के कारण वहाँ के जल बर्फ़ में बदल जाते हैं। ज़मीन पर बर्फ़ की परत जम जाती है। मनुष्य को वहाँ रहना है, सरवाइव करना है, तो उसको वो क्या करते हैं, बर्फ़ पर ही अपना घर बना लेते हैं, बर्फ़ की दीवार बना लेते हैं और भीतर में आग जलाते हैं, रहते हैं। उद्देश्य ये होता है बर्फ़ के मकान का कि बर्फ़ के मकान के भीतर जो आग जलाई जाती है या जो शरीर का तापमान रहता है वो बाहर नहीं निकलता, और उस मकान के भीतर जो कमरे बने रहते हैं उसमें आवश्यक तापमान बना रहता है। अब हम देखते हैं तापमान, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे मकान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायु की गति एवं दिशा, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता जलवायु के प्रमुख कारक है। प्रायः शीत एवं शीतोष्ण प्रदेशों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है। हम देखते हैं कि कई ऐसे प्रदेश, यहाँ पर प्रदेश का अर्थ, भूगोल में प्रदेश का अर्थ व्यापक होता है। भूगोल में प्रदेश शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक प्रदेश, या यहाँ पर कोई बिहार प्रदेश, बंगाल प्रदेश ऐसा नहीं होता। प्राकृतिक प्रदेश का व्यापक अर्थ में लिया जाता है। तो वे प्रदेश जहाँ पर शीतोष्ण, ठंडी गर्मी दोनों बराबर मात्रा में पड़ती है या ठंड ज़्यादा ही पड़ती है, ऐसे हिस्से में सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है, जिससे सुबह सुबह सूर्य की किरणें घर के भीतर प्रवेश करें और आवश्यक तापमान घर में बना रहे। उष्ण प्रदेशों में देखते हैं तो उष्ण प्रदेश का अर्थ होता है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, गर्मी अधिक पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कड़ी धूप से बचने के लिए मुख्य द्वार पर छप्पर डालते हैं। घर के दरवाजे के भीतर धूप ना आ जाए, इसके लिए घास फूस से बना हुआ छप्पर डाल देते हैं, तथा दीवार की मोटाई, घरों में जो घर बनाते हैं उसके घरों की दीवार की मोटाई अधिक रहती है, जिससे अत्यधिक गर्म ना हो जाए। ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मकानों का रुख पूर्व पश्चिम की ओर रखा जाता है। ब्रिटेन एक ठंडा देश है, वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ चलती, पछुआ हवाएं चलती है, जिसके कारण अत्यधिक कपकपाने वाली ठंडी रहती है, और वो ठंडी हवा सीधे मकानों के दरवाज़ों से, खिड़कियों से घर के भीतर ना आ जाए, इसलिए मकानों के दरवाज़ों को, खिड़कियों को, उसके मुंह को पूर्व या दक्षिण की ओर रखा जाता है, पश्चिम की ओर नहीं रखा जाता। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मकान की छत चौरस और अधिक वर्षा वाले भागों में ढलवा छत बनाई जाती है। दरवाज़ों और खिड़कियों पर छज्जे बनाए जाते हैं। अत्यधिक तेज़ वर्षा वाले स्थानों पर क्या करेंगे, अत्यधिक तेज़ वर्षा हो रही है तो अत्यधिक तेज़ जो बारिश का पानी है वो तेज़ी से ढल जाए, नीचे चली जाए, इसलिए छत को ढलवा रखते हैं, ढाल रखते हैं, और क्या करते हैं, खिड़की दरवाज़ों पर छज्जे बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे खिड़की दरवाज़ों के द्वारा पानी अंदर ना आ जाए, इसके लिए खिड़की दरवाज़ों के ऊपर छज्जे या मुंडेर बनाए जाते हैं। ये तो हो गया मकान निर्माण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक। अब देखते हैं संसाधन। ये जलवायु अपना हो गया था। संसाधन, मकानों के निर्माण में जहाँ संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। पर्वतीय भागों में पत्थरों का उपयोग, वनाच्छादित भागों में बांस, तख्ते व लट्ठे का उपयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिस स्थान पर जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, बांस मिलेंगे, लकड़ी मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, तो अधिकांश घर उसी से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि जापान अत्यधिक भूकंप वाला देश है तो वहाँ लकड़ियों के या हल्की वस्तुओं से मकान बनाते हैं। कई बार ये प्रश्न आया है 10वीं वार्षिक में, अर्धवार्षिक में ये प्रश्न आते ही रहता है कि जापान में अधिकांश घर लकड़ी या हल्की वस्तुओं से मकान क्यों बनाते हैं। तो इसका अर्थ है जापान एक अत्यधिक भूकंप के प्रकोप वाला देश है, जिसके कारण वहाँ अधिकांश घर लकड़ी या हल्की वस्तुओं से बनाए जाते हैं। लकड़ी और हल्की वस्तुओं से बनाने का उद्देश्य ये है
कि भूकंप आने पर ये घर जब टूट कर गिर जाता है तो ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होता और आसानी से हम रिकवर करके नया घर बना सकते हैं, उतना नुकसान नहीं होता। यातायात के साधनों के विकास एवं वर्तमान युग में उपलब्ध इन साधनों द्वारा अब मकानों के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर जो मकान बनते आ रहे थे, अब उसका स्वरूप उसी तरह से नहीं है, बल्कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका स्वरूप बदलने लगा है। उदाहरण के लिए राजस्थान से प्राप्त संगमरमर का उपयोग देश के कोने कोने में हो रहा है। जैसे हमारे तरफ संगमरमर नहीं हो रहा है, तो क्या हम इधर ही जो सामान मिलता है, जो प्राकृतिक संसाधन मिलता है, उसी से हम मकान बनाएंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास वित्त है, अर्थ है, पैसा है, तो हम जहाँ पर संगमरमर मिलता है वहाँ से मंगाकर हम अपने घरों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बदलते परिवेश में मकान या अधिवास का स्वरूप भी बदलते रहता है। टीन के चद्दर का उपयोग अधिक वर्षा वाले इलाकों में होता है। अधिक वर्षा वाले इलाकों में टीन के चद्दर का उपयोग क्यों होता है? हालांकि उस स्थान पर टीन के चद्दर बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी अधिकांश वर्षा वाले स्थानों में उसका उपयोग होता है, क्योंकि बार बार बारिश की वजह से जो छत रहते हैं, जो खपरेल रहते हैं, जो छप्पर रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और वहाँ के निवासियों को बार बार परेशानी होती है, जिसके कारण वो टीन को बाहर से मंगाकर अपने घरों को का स्वरूप बदलते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं संसाधन जहाँ आसानी से उपलब्ध होता है वहाँ तो उस तरह के मकान बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ आधुनिक स्वरूप में हमको जो संसाधन वहाँ नहीं है, उस संसाधन का भी उपयोग करते हुए मकान या अधिवास बनते हुए देखे जाते हैं। अब देखते हैं धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच का अर्थ होता है कि किसी स्थान पर धरातल या धरती का बनावट किस तरह का है। क्या वो पहाड़ी है, क्या मैदानी है, क्या वनाच्छादित है, क्या उबड़ खाबड़ ऊंच नीच पठारी भूमि है। इसके आधार पर भी वहाँ पर मकान या अधिवास को प्रभावित होते हैं। पर्वतीय ढालों में कई स्तर के मकान बनाए जाते हैं। ढालों में कई तरह के सीढ़ी नुमा मकान रहते हैं। एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक लेयर रहेगा, उसमें कुछ बस्ती रहेंगी, फिर चढ़ाई रहेगी, उसके ऊपर फिर एक छोटी बस्ती रहेंगी, उसको स्तरीय मकान या स्तर पर मकान कहते हैं। निचले ढाल की दीवार अधिक ऊंची व पीछे की ऊंचाई कम होती है, क्योंकि उसका उच्चावच कुछ इस तरह से, ज़मीन की बनावट कुछ ऐसी है। जबकि मैदानी भाग में समान ऊंचाई की दीवारें रहती है। मैदानी भाग जैसे कि मैदान नदियों के बेसिन एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर पहाड़ी नहीं है, वन नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं है, वहाँ पर मकान सामान्य ऊंचाई की दीवारें रहती है। दलदली क्षेत्रों में नींव गहरी व पक्की होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दलदल है, ज़मीन नम है, वहाँ पर घरों के नींव को गहरा करते हैं और पक्के बोल्डर से, ईंट से, सीमेंट से बनाते हैं ताकि घर मजबूत रहे। अब हम देखते हैं सुरक्षा गोपनीयता। सुरक्षा और गोपनीयता भी एक ऐसे पॉइंट है जो हमारे आवास निर्माण को भी प्रभावित करते हैं। सुरक्षा, गोपनीयता, एकांतता मकानों के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मसाई, एक अफ्रीका की एक जनजाति, मसाई जनजाति, मसाई अपनी सुरक्षा का ध्यान रखकर क्राल का निर्माण करते हैं। अधिकांश अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, क्राल किसे कहते हैं? तो क्राल का अर्थ होता है मसाई लोगों के घर को हम क्रॉल कहते हैं। वर्तमान में भूमिगत कमरे भी बने हैं जो बहुमूल्य वस्तुओं को रखने और गोपनीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो बेसमेंट आजकल बनता है, बड़े बड़े जो घर बनते हैं, उसमें ज़मीन के ऊपर तो घर रहेगा, ज़मीन के ऊपर बहुमंजिला मकान रहेंगे, लेकिन ज़मीन के भीतर भी 1 मंजिल 2 मंजिल बेसमेंट रहते हैं, जिसको हम भूमिगत कमरा कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के व्यापारी या दुकानदार या उद्योगपति अपने सामान का स्टॉक रखते हैं और कई प्रकार के उसका उपयोग करते हैं। बहुमूल्य चीज़ों को छुपा कर रखने का भी प्रयोग उन लोग करते हैं। अब देखते हैं, ये है सजावट। सजावट भी एक टॉपिक है मकान के अधिवास को प्रभावित करने का। आवास का आकार, प्रकार व सजावट निर्माणकर्ता की संपन्नता का प्रतीक है। तो कोई घर किस तरह से है, अच्छा है, बुरा है। अच्छा घर है तो जाहिर है कि संपन्न व्यक्ति का ही होगा। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति स्थानीय निर्माण सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री बाहर से मंगा लेते हैं। जिस तरह से कोई घर बन रहा है, कहीं बस्ती बन रही है, कोई घर है, वहाँ पर जो सामान उपलब्ध है और कुछ अति आवश्यक चीज़ें अपने घर को सजाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उसके पास नहीं है, तो वो अपने
संपन्नता के आधार पर उन वस्तुओं को दूसरे स्थान से मंगा सकते हैं। और एक और प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक और है सामाजिक मान्यता, जो प्राचीन कालीन भारत में या इतिहासकालीन भारत में अधिक दिखने को मिलती है और कहीं कहीं आज भी दिखने को मिलती है। यह सामाजिक मान्यता। सामाजिक मान्यता का अर्थ होता है समाज में जो चली आ रही मान्यताएं हैं। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आवास निर्माण में एक भाग पुरुषों के लिए, दूसरे भाग महिलाओं के लिए होता है। आमतौर पर ये जनजाति समूह में अफ्रीका या अमेरिका के कई प्रकार के जनजाति समूह रहते हैं, जहाँ कई प्रकार की मान्यताएं रहती है। वहाँ पर पुरुषों के लिए अलग कमरे, महिलाओं के लिए अलग कमरे, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए अलग कमरे। जैसे मसाई जनजाति में महिलाएं घर के आंतरिक भागों पर सोती है और पुरुष वृद्ध घर के बाहर भाग में सोते हैं। महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा मिले इसलिए घर के बीच के कमरों में उनको सुलाया जाता है, जहाँ परंपराएं व मान्यताएं पुरानी हैं। इसी प्रकार भारत में वास्तुकला के अनुसार मकान निर्माण की परंपरा है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, सामाजिक मान्यता। आप तौर पे देखते हैं कि भारत में कभी छुआछूत का प्रचलन था, तो छुआछूत के आधार पर कई जातियों को छोटी जाति माना जाता था और उनको मुख्य बस्ती से, मुख्य गाँव से अलग एक अन्य स्थान पर उनकी बस्ती रहती थी। तो ये मान्यताएं हैं पुरानी मान्यताओं के आधार पर। इसी प्रकार भारत में वास्तुकला के अनुसार मकान का निर्माण होता है और आजकल आधुनिक समय में वास्तुकला के आधार पर मकान का निर्माण होता है, जिसमें दशा और दिशा का खास ध्यान रखा जाता है। अब हम देखते हैं अधिवास के मुख्यतः प्रकार। कितने प्रकार के अधिवास होते हैं? मानव बस्ती या मानव समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण अधिवास क्या होता है। ग्रामीण अधिवास, इस अधिवास में अधिकतर मकान किसानों के होते हैं या ग्रामीण अधिवास में किसान निवास करते हैं। किसान निवास करते हैं मतलब केवल किसान ही रहते हैं ऐसा नहीं है। मुख्यतः अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं या प्राथमिक कार्य से जुड़े लोग रहते हैं जो उत्पादन का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य भी करते हैं। कृषि प्रधान अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं। जैसे कोई गांव है, आमतौर पे देखेंगे कि गांव मुख्य बस्ती अलग एक स्थान पर होती है और उससे हटकर एक छोटी छोटी और बस्तियां अगल बगल रहती हैं। उन्हें हम पुरवा, टोला, पारा आदि नामों से जानते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी पारा है, डीह है, मजरा है, टोला है आदि के नामों का प्रचलन है। इन गाँवों में अनेक सामाजिक सुविधाएँ सुलभ रहती है। ग्रामीण अधिवास है, इसका मतलब केवल गांव के ही लोग हैं वहाँ कुछ नहीं, इसमें रहती सामाजिक सुविधाएं रहती है। जैसे सामाजिक सुविधा क्या किसे कहेंगे? वे सुविधाएं जिसका उपयोग वहाँ पर रहने वाले सभी लोग करते हैं। जैसे सार्वजनिक कुआं, तालाब, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, चिकित्सालय, क्रय विक्रय केंद्र, पुलिस थाना आदि, ये सब सामाजिक सुविधाएँ ग्रामीण अधिवास में रहती है। ऐसा नहीं है कि सभी गांव में पुलिस थाना हो या सभी गांव में चिकित्सालय हॉस्पिटल हो, नहीं हो, लेकिन अधिकांश गांव में रहती है। ये 2-3 गांव मिलाकर एक चिकित्सालय रहते ही हैं। क्रय विक्रय केंद्र का अर्थ होता है बाजार, जहां पर लोग सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। अब देखते हैं ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं। अधिवास के तो 2 प्रकार मुख्यतः बताए गए आपको कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अभी हम ग्रामीण अधिवास में चल रहे हैं और इन ग्रामीण अधिवास के भी निम्न प्रकार होते हैं। इसमें है, पहला है सघन अधिवास, दूसरा विखंडित अधिवास, तीसरा पल्ली या पूर्वा और चौथा है प्रकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास। आमतौर पे वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में इस पाठ से इसी तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। सघन अधिवास, विखंडित अधिवास या पल्ली या पूर्वा या प्रकीर्ण, किसी भी एक का रेखाचित्र सहित समझाइए। आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा और ये बहुत सरल है। 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हम शुरू से देखते हैं। ग्रामीण अधिवासों के निम्न प्रकार मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं सघन अधिवास।
इन अधिवासों में मकान पास पास व सटकर बने रहते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों के सारे अधिवास किसी एक केंद्र स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। चित्र में हम देखेंगे यहाँ पर ये सघन अधिवास का आपको चित्र दिख रहा है, ये प्रतिरूप है, प्रतिरूप को हम बाद में देखेंगे। हम पहले समझ लेते हैं सघन अधिवास किसे कहेंगे। इन अधिवासों में मकान पास पास व सट कर बने होते हैं, इसलिए अधिवासों में ऐसे अधिवासों में सारे अधिवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं। यह आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से दूर होते हैं। सघन, सघन का अर्थ ही है घना, तो ऐसी बस्ती या ऐसे अधिवास जहाँ पर मकान आसपास एकदम सटे रहते हैं, और ये अधिवास ये जो बस्ती है वो एक स्थल पर केंद्रित रहते हैं और एक मुख्य केंद्र के आसपास बस्तियाँ बननी शुरू हो जाती है, और ये खेतों से दूर किसी स्थान पर रहते हैं, चारागाहों से दूर किसी स्थान पर रहते हैं, या कह सकते हैं सघन अधिवास से हटकर खेत और चारागाह होते हैं। ऐसे अधिवास का वितरण हमें कहाँ कहाँ मिलता है। गंगा, उत्तर गंगा के मैदान, सिंधु का मैदान, उड़ीसा तट है, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र है, असम त्रिपुरा के निचले क्षेत्र, शिवालिक घाटी के क्षेत्र, शिवालिक हिमालय का एक भाग है। ऐसे क्षेत्रों में आपको सघन अधिवास मिलेंगे। क्यों सघन अधिवास मिलेंगे? क्योंकि ये नदियों का बेसिन है, नदियों के किनारे हैं, और नदियों के किनारे मैदानी भूमि रहती है, अधिक उपजाऊ भूमि रहती है, जल संसाधन रहते हैं, मृदा संसाधन रहते हैं, कृषि संसाधन अधिक मात्रा में वहाँ पर होते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है, और नदियों के किनारे जनसंख्या या अधिवास सन्निकट या अधिक घने होते हैं। राजस्थान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु इस प्रकार के अधिवास होते हैं। और राजस्थान अत्यधिक गर्म प्रदेश है, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह की सुविधा, इस तरह के नदी या जल स्रोत मिलते हैं, तो उस स्थान पर राजस्थान के अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक सघन अधिवास पाए जाते हैं। देखते हैं इसके बाद है विखंडित अधिवास। ये विखंडित अधिवास होता क्या चीज़ है? ऐसे अधिवास में केंद्र में सघन बसाहट होती है, इसके चारों ओर पल्ली पुरवा बिखरे हुए बसे होते हैं। सघन आवास की तुलना में यह अधिवास अधिक स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के सहारे, मध्य प्रदेश में मंडला बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलते हैं। ये विखंडित का अर्थ होता है खंडों में बटा हुआ। ऐसे अधिवास के केंद्र में तो बसाहट या वहाँ पर संख्या सघन रहेंगी, मकानों की संख्या अधिक रहेंगी, लेकिन उसके चारों तरफ छोटी छोटी और बस्तियाँ, 2 घर, 4 घर, 10 घर, 8 घर, ऐसे घरों की छोटी छोटी और बस्तियाँ बिखरे बसे होते हैं। इसी को हम विखंडित कहते हैं, खंडों में बटा हुआ। सघन आवास की तुलना में अधिवास अधिक स्थान घेरते हैं। खंडों में बटे होने के कारण, अलग अलग स्थानों पे होने के कारण इसका स्थान बड़ा होता है। ऐसे अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? अक्सर मणिपुर में नदियों के सहारे, बालाघाट मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिलेंगे। अब देखते हैं पल्ली या पूर्वा अधिवास। ये पल्ली या पूर्वा अधिवास क्या है? इस प्रकार के अधिवास कई छोटी बड़ी इकाइयों के रूप में बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास अन्य अधिवास पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। इन आवासों के बीच खेत होते हैं। सामान्य सामाजिक व जाति कारकों द्वारा ऐसे आवास प्रभावित होते हैं। सामान्य तौर पर इन्हें पल्ली या पूर्वा मोहल्ला घानी कहते हैं। इस प्रकार के अधिवास पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास। प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास, प्रकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ। इसका संकेंद्रण एक स्थान पर नहीं रहता, बल्कि ये 2 घर, 4 घर, 10 घर, 20 घर की संख्या में बटे होते हैं। इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। एकाकी माने अकेला। इन अधिवासों की इकाइयाँ छोटी छोटी व घरों का समूह छोटा होता है। इनकी संख्या 2 से 60 हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसे आवास मिलते हैं जो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। उपर्युक्त आवासों में निम्नलिखित प्रतिरूप
पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि बिखरी हुई बस्तियां आमतौर पे कहाँ मिलेंगी? जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में मिलेंगी। अब देखते हैं उपर्युक्त आवासों के आधार पर निम्नलिखित प्रतिरूप पाए जाते हैं। अभी तक हमने देखा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार देखे, सघन अधिवास, विखंडित अधिवास, पल्लिया पूर्वा, प्रकीर्ण बिखरे अधिवास। अब ये इनके प्रतिरूप, इनके नक्शा, इनकी रचना किस तरह से होती है। तो पहला हम देखते हैं इनकी रचना। इनमें होता है रेखीय प्रतिरूप, रेखा के रूप में बस्ती बसी होंगी। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार के रूप में बस्तियां होंगी। वर्गाकार, वृत्ताकार और एक है अरी या त्रिज्या के रूप में। अपन सबसे पहले देखते हैं रेखीय प्रतिरूप। क्या होता है ये रेखीय प्रतिरूप? इस प्रकार के प्रतिरूप बहुधा मुख्य रेल मार्गों, नदियों के किनारे मिलते हैं। रेखीय प्रतिरूप का चित्र आपको दिख रहा है। ये कोई रेल मार्ग हो सकता है, नहर हो सकता है, सड़क हो सकता है। और छोटे छोटे जो पीछे आपको दिख रहे हैं ये घर है, ये बस्ती है। तो इसको हम कहेंगे रेखीय प्रतिरूप। एक रेखा के रूप में ये बस्ती ऐसे बसी हुई है, ये है रेखीय प्रतिरूप। ये देखिए। दूसरा है, और कहाँ पर पाई जाएंगी इस प्रकार की बस्तियाँ? रेल मार्गों के किनारे, सड़कों के किनारे या नदियों के किनारे इस तरह से देखने को मिलेंगी। आपको अक्सर परीक्षा में 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न में रेखीय प्रतिरूप या अरी प्रतिरूप का चित्र बनाने के लिए आता है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, आयत के रूप में भी बस्तियाँ होती है। कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। जैसे आयताकार प्रतिरूप, ये आयताकार प्रतिरूप, ये वर्गाकार प्रतिरूप दिख रहा है। ये बस्तियां हैं, छोटे छोटे घरों के समूह इसमें है। ये इस तरह से बसे होते हैं। इस तरह से क्यों बसे हुए हैं? कारण क्या है इनका? कृषि जोतों के चारों ओर ऐसे प्रतिरूप विकसित होते हैं। सड़कें या आयताकार होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिकांश आवास मिलते हैं। वहाँ पर कृषि भूमि के आकार के आधार पर, सड़कों के विस्तार विन्यास के आधार पर इस तरह के प्रतिरूप मिलते हैं। उसके बाद है वर्गाकार प्रतिरूप। ये भी कुछ इसी तरह से है जैसे मैंने अभी बताया आपको। वर्गाकार प्रतिरूप ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों व सड़कों के मिलन स्थल से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध का विस्तार कभी कभी गाँव में उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से होता है। अब देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप का अर्थ है वृत्त के रूप में बसी हुई बस्तियां। ये दिख रहा है आपको, ये कोई नदी है या कोई मार्ग हो सकता है ये, और यहाँ पर ये वृत्त के रूप में बस्तियां बसी हुई है। घरों का ये घर ब्लैक पीचेस के रूप में आपको दिख रहे हैं। ऐसे प्रतिरूप या वृत्ताकार प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप के अधिवास में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सटकर बसी रहती है। वृत्ताकार प्रतिरूप होने का कारण क्या है? सघन आबादी है और घर जो है आपस में अधिक सटी हुई है। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह क्रमबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। यमुना के उत्तरी भाग, मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में ऐसे अधिवास या ऐसे प्रतिरूप मिलते हैं। अब देखते हैं आखिरी में है अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप। ये दिख रहा है आपको, अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप। त्रिज्या के रूप में, वृत्तखंड के रूप में इसका आकार दिख रहा होगा आपको। इस तरह की बस्तियां जो अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। कहाँ मिलेंगी और क्यों बनाई जाती इस प्रकार की बस्तियां, क्यों बन जाती इस प्रकार की बस्तियां? इस प्रकार के प्रतिरूप में सड़कें या गलियां किसी स्थान जैसे जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक उन्मुख होती है। गुरु शिखर के पास, माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू है, गुरु शिखर पर्वत है उसके आसपास। विंध्याचल मंदिर है उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास जो बस्तियां बनी हुई है इसके उदाहरण है। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के शेष भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर और पढ़ाई जारी रखिए। नमस्कार।